जय हिंद दोस्तों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं अपने इस पॉलिटिकल साइंस के वन शॉट सीरीज में आप सबके लिए लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पब्लिक सर्विस कमीशन। सो इन अ प्रीवियस लेक्चर आई टॉक्ड अबाउट द फाइनेंस कमीशन एंड द प्लानिंग कमीशन। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कसिंग अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होता है, एक आपका यूपीएससी होता है, एक आपका एसपीएससी होता है। ठीक है। आज हम किसके बारे में बात करेंगे, यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता क्या। जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि मैंने जब आपको फाइनेंस कमीशन बताया, आर्टिकल 280, फिर मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने इलेक्शन कमीशन बताया, फिर मैंने आपको क्या बताया, आपका प्लानिंग कमीशन बताया। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो आपका इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन था वो एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, और आपका जो एक प्लानिंग कमीशन मैंने बताया था वो आपका कैसा था, वो आपका एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, मतलब आपका एक गैर संवैधानिक निकाय था। तो अभी हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन से हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन से हैं। तो अभी इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो मैं आपको बता दूं कि जो एसपीएससी और यूपीएससी है, जो कि आर्टिकल 315 से 323 है। ठीक है। आर्टिकल 315 एंड 223 डील्स विद द पब्लिक सर्विस कमीशन, और आपका जो आर्टिकल 280 है इट डील्स विद द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम इज नोन एज द फाइनेंस कमीशन। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है। आर्टिकल 324। तो ये सारे जितने भी आर्टिकल्स आप देख रहे हो, अटॉर्नी जनरल, ये सब सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताया है। नहीं बताया भी होऊंगा तो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में इसको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं, ठीक है, उसको मैं कवर करूंगा। तो अब देख लेते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कौन कौन से आते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्लानिंग कमीशन बताया, आपका नीति आयोग हो गया, ठीक है, आपका सीबीआई हो गया, लोकपाल और लोकायुक्त हो गया, ये सारे आपके कैसे हैं, ये आपका एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ठीक है, इस पे हम थोड़ा ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि कौन से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और कौन से आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि ये एक वन शॉट सीरीज है। इसमें एक टॉपिक को जैसे मैं लूंगा, उसके बाद मैं उसको सारे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, सारे मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को आगे करते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले यूपीएससी। सो आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट यूपीएससी। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा क्या होता है। इसका फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है यूपीएससी का। ये आपका एक कैसा है, ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। और ये क्या है, आपका एक मल्टी मेंबर बॉडी है। कैसा है, एक मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है। इसमें आप देखोगे जैसे मैंने आपको प्लानिंग कमीशन बताया, तो वो भी आपका कैसा था, एक मल्टी मेंबर बॉडी था। ठीक है। जो कोई मेरा ये वन शॉट सीरीज नहीं देखे हो तो वो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे प्लेलिस्ट वाइज सेक्शन पे आप देखोगे तो वन शॉट पॉलिटी नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप मेरे चैनल पे विजिट करके आप सारे क्या कहते हैं टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। ठीक है। तो आगे देखते हैं यूपीएससी क्या होता है। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोग इतने बड़े एग्जाम को देने वाले हो, दे, ठीक है, तो दोगे आगे चल के फ्यूचर में कभी भी। तो क्या है कि वो एक संस्था है। ठीक है। वो एक संस्था है। तो वो क्या कराता है, एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें देखोगे आप इसके फंक्शंस वगैरह, इसके रूल वगैरह को। ठीक है। जैसे आपका जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है वो कौन कंडक्ट कराता है, आपका यूपीएससी कराता है। आपका जो एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, जो भी ये सब एग्जाम्स हैं वो आपके यूपीएससी के हैं। ठीक है। तो अभी आप इसमें देखोगे कि इसको कहते क्या है। ठीक है। तो वो सब सारे टॉपिक्स मैं भी बताऊंगा। तो आगे देखते हैं। तो ये एक मैंने आपको पहले बता दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। ये आपका एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है। जो कि आर्टिकल 315 से 323 है, इन द पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एक बार क्योंकि मुझे पता है कि आप पेन कॉपी लेकर के नहीं बैठे हो। ठीक है। तो आप प्लीज पेन कॉपी लेकर के बैठो, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि मेरे पास वो पेन टैब नहीं है जिसके थ्रू मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे लिख सकूँ। ठीक है। ऐसे मान लो मुझे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में आ गया, ठीक है, तो मैं आपको उसको बता देता हूँ। तो मेरे पास अगर पेन टैब होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे जो भी अ, खाली स्पेस है वहां पे मैं लिख देता। ठीक है। तो अभी मेरे पास ये सिंपल एक माउस है जिसके थ्रू मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है। तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा कि आर्टिकल 315 से 323 इन अ पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे इसके कंपोजिशंस के बारे में। ठीक है।
कंपोजिशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएससी है वो कंसिस्ट करता है एक चेयरमैन और अदर मेंबर, जो कि अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। मैंने आपको पहले बताया और फिर बता देता हूँ कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे आपको एग्जाम में पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि ऐसे मान लो आपको 3 4 5 दे दिए, ठीक है, उसमें से पूछ लिया कि इसमें से किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो वो सब आप उसमें से अगर आपको पता होगा तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें चेयरमैन, मैंने आपको बताया कि एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है। तो उसमें ये भी तो पता होना चाहिए भाई, मल्टी मेंबर तो है कितने हैं, 100 200 कितने हैं, नहीं, इसमें कितने हैं, 9 से लेकर के 11 तक होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन। जैसे मान लो अगर इसमें 11 मेंबर हैं, तो 11 मेंबर का क्या मतलब हुआ कि आपका एक चेयरमैन होगा और आपका 10 आपके अदर मेंबर होंगे, ठीक है। अगर 9 की बात की जाए, अगर 9 हो गया तो मान लो आपका एक चेयरमैन, चेयरमैन तो देखो पक्का होगा, ठीक है, चेयरमैन तो कंफर्म है। चेयरमैन को आप निकाल दो, तो जैसे 9 में से आप एक निकाल दिए तो आपका एक चेयरमैन हो गया, और जो बचे हैं 8 वो आपके अदर मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो ये आपका कंपोजिशन था। और फिर देखते हैं, अब इसमें बात कर लें कि चलो ठीक है प्रेजेंट में कितने हैं। मैंने आपको बता दिया कि भाई इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें 9 से लेकर के 11 तक होते हैं चेयरमैन, लेकिन इस टाइम कितने, इस टाइम कितने, 11 इंक्लूडिंग द चेयरमैन। ऐसा नहीं कि 11 बोल दिया तो 11 का मतलब है कि 11 आपके अदर मेंबर हो जाएंगे और आपका एक जो है वो आपका चेयरमैन हो जाएगा, ऐसा नहीं। 11 का मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक होगा वो आपका चेयरमैन होगा और आपका जो 10 है वो आपका अदर मेंबर होंगे, ठीक है। तो इस टाइम कितने, 11 है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। भाई ये इतनी बड़ी पोस्ट होती है कि ऐसा तो होता नहीं कि भाई आप राष्ट्रपति के पास गए, मान लो आप कहीं मिल गए वो शादी विवाह में, तो मिल गए तो आप उनसे कहने लगे कि भैया आप कैसे भी करके हमारे बेटवा को जो है यूपीएससी का चेयरमैन बना दीजिए। तो ऐसा तो होता नहीं है भाई, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसा तो है नहीं कि भाई वो अंगूठा छाप है तो उसको बना दिया गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि हाँ उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द 50% ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी शुड बी दोज हु हैज हेल्ड द गवर्नमेंट ऑफिस फॉर द एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है। जो उसमें से 50% जो मेंबर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क कर रहे हो कितने साल से, 10 साल से। भाई 10 साल से कार्यरत हो, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप एसडीएम के रूप में कार्यरत हो, ठीक है, आप सीडीओ के रूप में कार्यरत हो, तो 10 साल कम से कम आप अगर है आपका, तो आपका देखा जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें मेंबर्स वगैरह में आप लिए जा सकते हो, ठीक है। अब फिर और देख लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इट मेंशन नो अदर क्वालिफिकेशन, और इसमें अन्य कोई योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया। जैसे आपने देखा होगा कि जब फाइनेंस कमीशन में बता रहा था उसमें आप देखे होंगे सारे कौन कौन से किसको किसको रखा जाता है, किस 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 पोस्ट के लिए कौन है। जैसे मान लो उसमें से आरबीआई के गवर्नर होने चाहिए, ठीक है। फिर उसमें देखा जाता था कि क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में कोई परफेक्ट आदमी होना चाहिए, तो वो सब चीजें उसमें थी ना। तो लेकिन इसमें आप देखोगे तो इसमें सिर्फ एक ही चीज बताया गया है कि जो उसमें से 50% लोगों को जो सेलेक्ट किया जाता है वो कम से कम 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क कर रहे हो, ठीक है। और उसमें और कोई योग्यता उसकी नहीं है, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं। अब इसमें देखेंगे कि ऑल द मेंबर, ठीक है, इंक्लूडिंग द चेयरमैन, ठीक है, ऑल द मेंबर का मतलब क्या है, इंक्लूडिंग द चेयरमैन होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो, अब जैसे मान लो मैं आपको चेयरमैन बनवा दिया गया, आपको बनवा दिया गया मतलब आपकी योग्यता थी, आप बन गए चेयरमैन। तो ऐसा नहीं कि आप एक बार चेयरमैन बन गए तो आप आजीवन चेयरमैन ही रहोगे, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या देखते हैं कि कम से कम आप 6 साल वर्क करो चेयरमैन के रूप में, ये आपकी उम्र 65 साल तक हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको 61 साल में आपको चेयरमैन या मेंबर बना दिया गया, ठीक है। अगर आपको 61 साल में बना दिया गया तो ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं आप 6 साल और वर्क करोगे तो आपका 67 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपका होता है अगर आप 61 में हो तो आपका 65 साल ही देखा जाएगा, ठीक है। अगर आप 62 साल के हो में बने हो तो आपको देखा जाएगा भाई 65 साल से कम होने चाहिए। लेकिन अगर आप 50 साल में बने हो, अगर आप 50 साल में बने हो यूपीएससी के मेंबर्स, तो उस केस में आपका 6 साल टर्म होगा, ठीक है। जो कोई पहले पड़ जाए, ठीक है, आप ऐसा समझो जो कोई पहले पड़ जाए उससे हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्या कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है,
is empowered by the constitution to determine the conditions of service of the chairman and other member of a public service commission at the time of their appointment। तो भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो भारत के राष्ट्रपति को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति के समय उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटीज थी किसकी, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उनकी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लग रहा हो तो आप एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये एक लाइक और आपका एक कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे भाई रिमूवल के बारे में। भाई रिमूवल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऐसा नहीं है कि आपको बना दिया गया तो सरकार आपको 6 साल तक झेले। जैसे मान लो आप 50 साल में बन गए और आप बेकार हो एकदम, ठीक है, पूरा एकदम खत्म कर दे रहे हो कहानी उसकी पूरी। तो ऐसा नहीं होता कि आपको रखा जाएगा, 6 साल इंतजार किया जाएगा कि भाई 6 साल जब हो जाए तब आपको निकाला जाए। तो भाई निकालने का भी प्रक्रिया है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट टॉपिक पढ़ा रहा था तो उस टाइम आपने पढ़ा होगा क्या, कि जो जजेस को निकालने की क्या प्रोसेस होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि भाई जजों को निकालने की क्या प्रक्रिया होती है। मैंने आपको बताया था कि जज को निकालने की जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कहते हैं, जिसके वहां पे निकाला जाता है। तो उसमें आप देखे होंगे कि कैसे लोकसभा और राज्यसभा से स्टार्ट किया जाता है, कितने मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होता है, फिर कैसे स्पेशल मेजोरिटीज होते हैं, वो सब बात की बातें वो मैंने आपको बताया था। तो जो कोई नहीं पता है वो आप जाके देख लो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसकी क्या प्रक्रिया है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया क्या है इसको देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि द मेंबर कैन आल्सो बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। भाई राष्ट्रपति निकाल सकता है मेंबर को, ठीक है, बिफोर द एक्सपायर ऑफ दियर टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ आइदर ऑफ द फॉलोइंग फॉर द सर्कमस्टेंसेस। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको वो 6 साल और 65 साल तक झेले, ऐसा नहीं होता। अब देख लेते हैं भाई किस केस में वो निकालेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका उनसे कुछ दुश्मनी हो आपको निकाल दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं। क्या, कि पहली चीज तो भाई बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और करप्शन के चार्जेस ना लगाए होने चाहिए भाई, एंड ही इज सी इंगेज फॉर एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफ द ऑफिस ड्यूटीज करप्शन। ठीक है, ठीक है, करप्शन का चार्ज वो नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, मेंटली ठीक ठाक होना चाहिए भाई। भाई मानसिक रूप से वो संतुलित अगर है, वो मानसिक रूप से अगर वो ठीक ठाक है तभी वो काम करेगा भाई। अगर मान लो उसका दिमाग सही नहीं है, वो कुछ गलत कदम उठा लिया, क्योंकि भाई ये छोटी मोटी पोस्ट तो है नहीं यूपीएससी का, चेयरमैन वगैरह की, भाई बड़ी पोस्ट है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, अगर मान लो कोई गलत चीज निकाल लिया कर दिया, तो वो क्या होगा कि आपको हटा सकता है। मेंटली आप ठीक ठाक होने चाहिए। और क्या, फॉर मिस बिहेवियर के केस में, क्या, फॉर मिस बिहेवियर के केस में क्या है, इन दिस टाइम द मैटर इज इंक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इफ ही और सी इज फाउंड गिल्टी प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फॉर द, क्या, कि आपका जो भी, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि मिस बिहेवियर के केस में क्या है, फिर क्या देखते हैं हम। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो जैसे मान लो अगर आपका क्या कहते हैं मिसबिहेवियर के केस में क्या है, मिसबिहेवियर के केस में आपके जो भी केसेस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और अगर जज आपको क्या है गिल्टी प्रूफ कर दे, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका आपको प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं। तो थोड़ा वो इशू आ गया था जिसके कारण मैं थोड़ा इसको वीडियो को रोक दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे रोल के बारे में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर आपको इतनी बड़ी चीज पे बनाया जा रहा है तो उसकी रोल भी कुछ होने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप जाओ कुर्सी तोड़ने के लिए आपको बनाया गया हो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके रोल क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। इट एक्ट एज अ वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम ऑफ इंडिया। मतलब क्या, यह क्या है, भारत में योग्यता प्रणाली के ठीक है, ये क्या है, मेरिट सिस्टम ऑफ वॉचडॉग, वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन इंडिया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो योग्य व्यक्ति है, जो योग्य व्यक्ति है वो क्या कहते हैं वही इसमें रहेगा। जैसे मान लो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, अगर यूपीएससी एग्जाम होता है सिविल सर्विस एग्जाम का, तो ऐसा तो होता नहीं कि भाई अगर आप 800 नंबर पाए हो तो आपको पहला रैंक दे दिया जाए और 1100 वाले को जो है
5वां रैंक दे दिया जाए। तो ऐसा तो होता नहीं है भाई कि भाई चलो ठीक है 800 वाले को क्या कहते हैं एसडीएम बना दिया गया और 1100 वाले को जो है नायब तहसीलदार बना दिया गया। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ये देखता है कि भाई जो योग्य हैं मेरिट सिस्टम के आधार पर ये ठीक है वर्क करता है। जैसे मान लो अगर आपका अच्छा रैंक है तो आपको पहला रैंक मिलेगा, उससे कम अच्छे हैं तो उनका सेकंड रैंक। तो उस तरीके से आपको क्या कहते हैं आपको पोस्ट देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इट एक्ट एज अ वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें क्या है कि यूपीएससी इज नॉट एन अथॉरिटी टू डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, पे एंड द सर्विस ऑफ कंडीशन, ट्रेनिंग, कैडर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। मतलब क्या है कि जो यूपीएससी है वो सेवा, वेतन, सेवा शर्तें, प्रशिक्षण, कैडर प्रबंधक आदि के वर्गीकरण से निपटाने के लिए एक प्राधिकरण नहीं है। मतलब क्या, इसका काम क्या है, इसका काम है भाई सिर्फ एग्जाम कराना। एग्जाम कराने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे मान लो अगर आप एसडीएम बन गए, ठीक है, तो यूपीएससी नहीं कहेगा कि भाई आपको इतनी सैलरी दी जाएगी, आपको इतना काम करना है, आप यहाँ पे करो या आप ये करो आप वो करो। भाई इसका काम ये नहीं है। इसका काम सिर्फ क्या है कि आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाला काम है। और भारत में क्या है कि एक क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट वे में सारी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि जैसा आप कभी आप सुने होंगे कि इधर के एग्जाम में क्या हुआ कि चीटिंग हो गई, पकड़ा गए इसमें, ये वाले एग्जाम में ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी आप देखोगे तो यूपीएससी की अगर बात की जाए, यूपीएससी एसपीएससी की, तो भाई 99.9% ट्रांसपेरेंसी होती ही है। ठीक है, ऐसा नहीं, कभी आप सुने होंगे कि अंबानी के बेटे को क्या कहते हैं डीएम बना दिया गया। ठीक, ऐसा तो होता नहीं भाई, पैसे वाली चीजें ये लोग हैं पैसा दे करके बनवा दिए गए हो, तो ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो भाई कुछ चीजें होती हैं भाई, कमियां हो जाती है, लेकिन 99.9% अगर देखा जाए तो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, द फंक्शन ऑफ फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस वगैरह इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और क्या बात करते हैं, देयरफॉर द यूपीएससी जस्ट अ सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड नॉट फॉर द सेंट्रल पर्सनल एजेंसी। तो यूपीएससी कैसी है, यूपीएससी आपका सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। कैसी है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी। फिर आगे देखते हैं। हमने रूल देख लिया, अब इसके कुछ फंक्शंस भी देख लेते हैं भाई, यूपीएससी के फंक्शंस क्या है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इट कंडक्ट एग्जाम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडियन सर्विस, पब्लिक सर्विस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर टेरिटरीज एंड द सेंट्रल सर्विस। क्या है ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, कंडक्ट एग्जाम कराता है जो आईएएस पीसीएस वगैरह जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे एनडीए हो गया, ठीक है, सीडीएस हो गया। तो क्या है, मैंने आपको सिंपल बता दिया था पहले भी कि एग्जाम कंडक्ट कराना इसका काम है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करें कि जो यूपीएससी कंसल्ट द गवर्नमेंट अपॉन द मैटर रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट। तो यूपीएससी जो क्या कर सकता है, यूपीएससी कंसल्ट कर सकता है गवर्नमेंट अपॉन द मैटर रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट के केस में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये इंडिपेंडेंस, ठीक है, यूपीएससी इंडिपेंडेंस कैसे है इसको देख लेते हैं। तो उसके सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इसकी जो टेन्योर है वो सिक्योर है। कैसे, द चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन ओनली बी रिमूव ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। तो मैंने आपको जो बताया उस केस में ही आप क्या कर सकते हो, चेयरमैन और मेंबर को हटा सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपका मान लो क्या कहते हैं आपके परिवार वालों से प्रेसिडेंट साहब की दुश्मनी हो गई तो आपको निकाल दिया गया हो, तो ऐसा नहीं होता भाई। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है, ठीक है, उसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो भाई, निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंस इसका है। ठीक है, और क्या देखते हैं। और चेयरमैन कैन नॉट बी री एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट, नॉट इवन ऑन द सेम पोस्ट। दिस प्रोविजन इज विद द एक्सेप्शन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट विच इज नॉट कंसिडर्ड अ जॉब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है कि अध्यक्ष को क्या मैंने आपको पहले बताया था कि अध्यक्ष को क्या दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक ही पद पर भी नहीं। जैसे मान लो अगर चेयरमैन की पोस्ट पे हूँ तो ऐसा नहीं कि मुझे मेंबर वगैरह फिर बना दिया जाए, ऐसा भी नहीं। यह प्रावधान किसी भी संवैधानिक पद के अपवाद के साथ है। ठीक है, कैसा ये संविधान या प्रावधान किसी भी संवैधानिक पद के अपवाद के साथ है जिसे संविधान के तहत नौकरी नहीं माना जाता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई अगर आप चेयरमैन के रूप में हो गए हो 6 साल अपना काम करने के बाद फिर आप वो चेयरमैन नियुक्त किए जा सके, तो ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। और क्या मैं बता दूं,
द मेंबर कैन नॉट बी री एम्प्लॉयड टू यूपीएससी और एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, बट नॉट एनीवेयर। क्या लिखा है, सदस्य को यूपीएससी या किसी भी राज्य पीसीएस में फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। और देखते हैं क्या है, अब देखते हैं एसपीएस। तो मैंने आपको यूपीएससी के बारे में अच्छे से बता दिया, ठीक है। इसका मतलब स्टेट पब्लिक सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, इसका क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या ये पैरेलल टू द यूपीएससी एट सेंटर, ठीक है। जैसे सेंटर में आपका यूपीएससी वर्क करता है वैसे ही ये स्टेट में एसपीएससी वर्क करता है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा कोई फिर से बताने वाली चीज नहीं है कि मैं फिर से इसके क्या कहते हैं, कैसे मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है, निकालने की क्या प्रक्रिया होती है, तो इसको फिर से बताने का भी मेरे हिसाब से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, इसीलिए मैंने इसको एक ही टॉपिक में उसको मैंने कवर किया, ठीक है। और ये कैसा है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मैंने आपको पहले बताया, जो कि आर्टिकल 315 से 323 इन अ पार्ट 14 टेक्स अबाउट इट, ओके। तो मैंने आपको सब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हैं, ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको एक रिवीजन के तौर में लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसका कंपोजिशन की बात क्या करें, इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं भाई क्या है। इसमें क्या होता है, जो चेयरमैन होते हैं और अदर मेंबर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर करता है। जैसे उसमें चेयरमैन और मेंबर अदर मेंबर को कौन अपॉइंट करता था, प्रेसिडेंट करते थे, वैसे ही इसको कौन करते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। गवर्नर ऑफ द स्टेट मतलब बिहार पीसीएस की बात करें तो उसमें बिहार के गवर्नर अपॉइंट करेंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करें तो उसमें कौन करेंगे, आपके उत्तर प्रदेश के गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। आगे देखते हैं, no specific qualification has been prescribed except that one half of the member elected should be the have held office under the government of India or any state government job for 10 years। मतलब क्या इसमें जो वन हाफ है, मैंने जो उसमें बताया था वही सेम चीज है भाई। आप अगर पढ़े हो उधर तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो 50% है वो कौन लिए जाएंगे भाई, गवर्नमेंट जॉब में 10 साल कम से कम काम किए हो, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन अपॉइंट करता है भाई, राज्यपाल करते हैं, कोई बात नहीं, करो। फिर क्या है, द चेयरमैन और अदर मेंबर ऑफ एसपीएससी होल्ड ऑफिस ऑफ द टर्म 6 ईयर विच एवर इज अर्लियर, चाहे 6 साल चाहे 65 साल, भाई वो सब सेम है, ठीक है। उसमें कोई वो बात नहीं है कि फिर से बताने लायक, ठीक है। तो सारी चीजें सेम है, इसलिए मैंने आपको पहले अच्छे से उसको बता दिया था। फिर इधर क्या है कि आपको एक ओवरव्यू अच्छा से मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इधर क्या है कि द मेंबर कैन रिजाइन इन बिटवीन द टर्म बाय एड्रेसिंग देयर रेजिग्नेशन टू द गवर्नर। तो ऐसा नहीं कि भाई राष्ट्रपति साहब ही निकाल सकते हैं उनको, वो चाहे तो खुद भी निकल सकता है रेजिग्नेशन लेटर, किसको दे करके, गवर्नर साहब को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इनकी रिमूवल की क्या प्रक्रिया है इसको भी देख लो। भाई इनकी जो रिमूवल की प्रक्रिया है वो सेम है यूपीएससी की तरह, कोई अदर नहीं है कि भाई इनको हटाया जाएगा उस प्रक्रिया से तो इनको हटाया जाएगा इस प्रक्रिया से, तो ऐसा नहीं हो, तो सेम है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस हिसाब से ये वीडियो खत्म होता हुआ, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा हो तो, क्योंकि आप अगर कमेंट करोगे, ठीक है, और जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जो टॉपिक्स आपको लगे कि हाँ ये आप बताइए तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए सब छूट है एकदम, ठीक है। आगे देखते हैं, और हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जिस किसी को भी अगर जियोग्राफी पढ़ना हो तो वो मेरे चैनल पे जा करके, ठीक है, वो चैनल पे जा करके क्या कर सकता है, वो विजिट कर सकता है जियोग्राफी वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ पे वन शॉट वे में सारे पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रिक्की मैम पढ़ा रही हैं तो वो दी जाएगा। और भाई कैसे भी करके आप सब्सक्राइब वगैरह करवाओ, ठीक है। सब्सक्राइब क्यों करवाओ, क्योंकि थोड़ा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। समझ ही रहे हो, उसमें कोई बताने वाली चीज़ तो है नहीं कि मैं किस लिए कह रहा हूँ, ठीक है। मैं जल्दी कहता नहीं हूँ लेकिन आप वो समझो, ठीक है। थैंक यू सो मच।